अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अफ़गानिस्तान की तारीख़ में पहली बार तालिबान पूरे मुल्क पर राज करेंगे। 40 साल बाद नाज़रीन पंजशेर के शेरों को शिकस्त देकर तालिबान ने मुल्क भर में अपना झंडा लहरा दिया है। वो पंजशेर नाज़रीन जो सोवियत यूनियन से ज़ेर हुआ, न पिछली तालिबान हुकूमत उसे राम कर सकी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 22 दिनों में फतह हो गया है। जहां शिमाली इत्तेहाद के साबिक मकतूल सरबराह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की सरबराही में मज़ाहिमती फ्रंट तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर और जो वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें तालिबान जंगजुओं को पंजशेर के गवर्नर हाउस या मकाम विलायत के बाहर सेल्फीज़ लेते हुए और सियाह सफ़ेद झंडे लगाते हुए देखा जा सकता है। गोगे नाज़रीन, तालिबान ने पंजशेर में भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी अहमद मसूद और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है कि वो कहाँ हैं। तर्जुमान तालिबान ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान फ़रार हो गए हैं। तालिबान ने फ़रार होने वालों से अपील की है कि वो वापस लौट आएँ। उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बस उन्हें मज़ीद शर फैलाने से बाज रहना होगा, बाज आना होगा। अब पंजशेर की लड़ाई में मज़ाहमती महाज के 2 आम रहनुमा नाज़रीन फ़हीम दश्ती, जो अहमद शाह मसूद के पुराने साथी हैं, अब्दुल्ला के भतीजे और मज़ाहमती फ़ौज के कमांडर जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा मारे गए। तालिबान के 15 अगस्त को काबुल पर कंट्रोल के बाद सिर्फ वादी पंजशेर ही थी नाज़रीन जो पूरे अफ़गानिस्तान पर उनके मुकम्मल कंट्रोल की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। ऑब्वियसली अब वो भी बज़ाहिर दूर हो गई है। तालिबान अब सी पैक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। कहते हैं कि चाहते हैं वो कि इक़्तिसादी मंसूबों में शराकतदार बने। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक तालिबान ने नई हुकूमत साजी की तकरीब में पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की और कतर को शिरकत की दावत दी है। हुकूमत साजी की तकरीब के दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। यकीनन नाज़रीन, आइंदा चंद रोज़ में खित्ते की सियासत का नक्शा मज़ीद अब बदलने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या नए समरात लाएगा ये एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़े चेंजेस, इस पर बात करूंगी। प्रोग्राम में गजनफर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। गजनफर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पंजशेर, वो मकाम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रुकावट थी, अब ये भी फतह कर लिया गया है, इसके बारे में भी कुछ इत्तलात आ रही हैं। तो आप ये बताइएगा पाकिस्तान के ऊपर इसके किस तरह के समरात आएंगे? सी पैक का भी अब हिस्सा बनना चाह रहे हैं, शराकतदारी चाह रहे हैं? ये पंजशेर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा था वो बड़ा प्रोपेगेंडे के हिसाब से था और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेश किया जा रहा था। पंजशेर के ज़माने में अहमद शाह मसूद पंजशेर में होता था और उसे सोवियत यूनियन को भी वहाँ पे शिकस्त दी। उस वक्त पंजशेर को जो हथियार सप्लाई करते थे वो बुनियादी तौर पे MI6 डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट थी पंजशेर में अहमद शाह मसूद के साथ। दूसरा, इंडिया वो नॉर्दर्न अलायंस को हथियार सप्लाई करा था। 21 सितंबर 2019 का एक हिंदू का आर्टिकल उठा के पढ़े, हिंदू अखबार में छपा था कि किस तरह इंडिया जो है वो नॉर्दर्न अलायंस की हथियारों के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए मदद करता रहा। फिर देखिए पंजशेर जिस तरह नॉर्दर्न अलायंस भी, उसमें 9 और वॉरलॉर्ड्स और कुछ और वॉरलॉर्ड्स शामिल थे, जिसमें रशीद दोस्तम था, जिसमें जनरल इस्माइल था, और ये लोग जो थे ये सारे पंजशेर में अहमद शाह मसूद के साथ लड़ रहे थे। और हुआ क्या, अब ये सारे अहमद शाह अपना रशीद दोस्तम भी उधर मौजूद नहीं है, उधर अपना नहीं है, बाकी लोग भी वहां से फरार हो सकते। अहमद मसूद जो उनका अपना अहमद शाह मसूद का बेटा है, एक तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज वो नहीं है जो अहमद मसूद में थी। दूसरी, जब उनके पास वो हथियार उनको डिटैच कर दिया गया तमाम शिपमेंट से और तमाम असले की तरसील से, तो अमर साले वहां जाके जो डिजाइनर सूट पहन के जो इंडिया एजेंट है CIA का और जो एजेंट है रॉ का, वो कहता है कि वो वहां जाके लड़ सकता है और एक रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं था। हम पहले ही कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, हफ्ता लड़ाई होगी, उसके बाद वो रेजिलियंस नहीं है उन ताजिक्स में जो अहमद शाह मसूद के दौरान। और उस वक्त कॉन्स्टेंटली उसको हथियारों की, एमुनिशन की, वेपन्स की सप्लाई जारी रहती थी, वो चीज मौजूद नहीं है। दूसरी चीज, आपने बहुत सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में कही जिसमें सी पैक भी है,
जिसमें पाइपलाइन भी है और वो है टापी जो कि तुर्कमेनिस्तान सर अफगानिस्तान सर आप कह पाइपलाइन रहे हैं है। सिचुएशन अब वो वाली नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन सर अहमद मसूद की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब हम जो थमे थे वो उलमा के कहने की वजह से थमे थे, लेकिन अब दोबारा मज़ाहमत करेंगे। तो आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो मज़ाहमत कर सकेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे सर? देखिए मज़ाहमत के लेवल होते हैं, आप एक पहाड़ी पे बैठ के फायर कर लें वो भी मज़ाहमत होगी, और पंचेर की वैली ऐसी है जो माउंटेनस वैली है, उसके अंदर एंट्रेंसेस जो है वो बड़ी रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन क्या वो मज़ाहमत आपकी विक्ट्री की तरफ लीड करेगी? उस मज़ाहमत के ज़रिए तालिबान की गवर्नमेंट मेकिंग को रोक सकेंगे? तो इसका जवाब बहुत बड़ी नफ़ी में है। और क्या अमर साले जैसे लोग जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहे हैं, जो एजेंट हैं CIA के, जो एजेंट है मुसैद और रॉ के, क्या वो लड़ सकते हैं? आप सूट पहन के टाई पहन के क्या लड़ सकते हैं? क्या आप आर यू द सन ऑफ सॉइल? आप क्या वहां पे रहे हैं? आपने क्या वहां ट्रेनिंग आती? तो ये चीजें मज़ाहमत के रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर वो स्टीम नहीं है जो स्टीम अहमद शाह मसूद के जमाने में होती थी। तो चले 15 दिन लड़ते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लेना है। वो सिचुएशन नहीं है जो पहले थी। अब पाकिस्तान के हिसाब से आपने बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान के हिसाब से बयान की, और अफगानिस्तान की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, खास तौर पे चाइना के हिसाब से, कि 2019 की अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के पढ़े तो 2019 में चाइना की जो FDIs थी अफगानिस्तान के अंदर, दैट वाज $400 मिलियन, और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां पे बैठी हुई थी, जो तबाह कर रहे थे अफगानिस्तान को, जो औरतों को अगवा कर रहे थे, जो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा था अमेरिका, उसकी इन्वेस्टमेंट थी, FDI थी $18 मिलियन। और 2016 में तालिबान ने गो हेड दिया था चाइना को, जो एमक कॉपर माइंस हैं वो डेवलप करने के लिए। किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, हालात की वजह से वो चीज चल नहीं सकी, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। और अब चाइना जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करना है, और CPEC जो आपने फरमाया वो चाइना और पाकिस्तान का एक कॉमन प्रोजेक्ट है। जब वो CPEC चलेगा और CPEC की एक्सटेंशन अफगानिस्तान के अंदर जाएगी, तो जियोग्राफिकली आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जब CPEC की इंटरेस्ट जाती है, पाकिस्तान को भी सेंट्रल एशिया तक फिर रसाई मिलेगी और उससे पाकिस्तान का बिजनेस बूस्ट होगा। सर मैं ज़रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान के साथ की इस पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रही हूँ। सर एक तरफ देखते हैं हम तालिबान जो वहाँ पर हुकूमत साजी होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान को मदऊ कर रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार भी हम देखते हैं, दुनिया भर से रिक्वेस्ट की जा रही है एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन सर फिर तीसरी तरफ एक और सिचुएशन जो मिलती है, गुज़िश्ता रोज़ जो 2 हमले हुए, TTP ने उसकी हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। क्या समझते हैं आप, ये क्या खुद तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये कोई डुअल गेम है सर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को प्रेशराइज रखने के लिए? सर क्या है ये? एक चीज जरूर याद रखिएगा, TTP वहां पे मौजूद जरूर है, कुन्नड़ के अंदर भी TTP के एलिमेंट्स मौजूद जरूर है, और कुन्नड़ और नूरिस्तान में CIA ने ला के आबाद किया था दाइश को। आप कोई सवाल अमेरिका से ये पूछे कहीं पे खड़ा करके कि आपने 2 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन बंद कर दिए थे, और साथ आप ये रिपोर्ट भी जारी कर रहे थे कि दाइश अफगानिस्तान में आ रही है, अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, कोलेशन फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, तो आपने दुनिया को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? उस वक्त प्रेडेटर यूज करके उस वक्त अपना जो दाइश के ठिकाने थे उन पर बमबारी क्यों नहीं की? इसका मकसद ये है कि अगर उन 1.5-2 सालों में जब वो ये CIA रिपोर्ट कर रही थी कि दाइश अफगानिस्तान में स्ट्रेंथन हो रही है और अमेरिकन ने उसको टारगेट नहीं किया, इसका मतलब वो टाइम का इंतजार कर रहे थे कि जब हम वहां से निकलेंगे अफगानिस्तान से, दाइश को इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की, क्योंकि दाइश बाई प्रोडक्ट है मुसैद का और CIA का, और वो उनकी डायरेक्शन के बगैर काम नहीं करते। उनकी फंडिंग जो है दाइश की वो CIA करती है और मुसैद करती है, और उसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व हो गई थी। जब आपको रिपोर्ट्स भी आई थी कि इंडिया के कुछ अजीत कुमार डेविल और वो ट्रैवल करके गया था दाइश से मिलने के लिए, और फिर दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द नेटवर्क ऑफ दाइश विद TTP एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये अखबारों में रिपोर्टें आई थी, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आई। तो बात ये यहाँ पे हो रही है कि TTP जो वहां पे मौजूद है उसके बारे में तालिबान ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दी। अब पाकिस्तान के अंदर ये ना कहिएगा कि फैसिलिटेटर नहीं है,
बहुत सारे सॉफ्ट करने वाले, कॉर्नर रखने वाले लोग टीडीपी अफगान महाजिर कैंप्स के अंदर भी मौजूद हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ इस्लाम के फैक्टर को एक अपनी गलत तालीमात, उसका गलत रुख देख के तालीमात को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रिलीजियस लोग कहते हैं और उनको वो फिर यूज करते हैं इस किस्म के कामों के लिए। लेकिन जब तालिबान ने ये कहा है कि दे विल नॉट अलाउ एनी किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें याद रखिएगा कि चीन भी शामिल है। तो चीन और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जब कंबाइन है तो मुझे ब्रेक लेना है, वरना जरूर मैं एनडीएस के किरदार पर भी आपसे बात करती है। गजनफर अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, बाद जब वापस आऊंगी तो आप तमाम लोग जानते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, आज यौम दिफाए पाकिस्तान का दिन है, उसी हवाले से बात होगी। मैं एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। शहीदों की ज़मी है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करेगी। पाकिस्तान वो सरज़मीन है जिसका बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए हमा वक्त दिन रात तैयार रहता है। लेकिन इस खित्ते में नाज़रीन एक बावला है जो हमेशा गलती कर बैठता है, ललकार देता है और फिर जंगे सितंबर याद करके रोता रहता है। उस पगले का नाम ना भी लूं तो वो तो खुद भी समझता है और दुनिया भी जान लेती है। वो बातिल, वो जालिम, वो दहशतगर्द रियासत भारत है जिसने आज ही के दिन 1965 को पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। रात अंधेरी थी, बादल खामोश थे, जमीन पर कोई चलने वाला नहीं था। ये देखकर दुश्मन समझा कि यहाँ सब सो रहे हैं, चलो लाहौर पता करें। मगर वो भूल गया कि ये मुजाहिदों की सरजमीन है जहां आंखें बंद भी हों तो रूह जागती रहती है। फिर फलक ने वो मंजर देखा कि जब भारतीय गोलों के आगे पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीने पेश किए। अजीम तर अफवाज के मुसल्लह सिपाहियों ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को नाक को चने चबा दिए। दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई सियालकोट में चविंडा के मकाम पर लड़ी गई। पाक फौज ने दुश्मन के 1, 2, 3, 4 नहीं 45 टैंक्स तबाह कर दिए और कई टैंक कब्जे में ले लिए। जंग का पांसा पलटता देखकर भारतीय फौज हवास बाख्ता हो गए और टैंक छोड़कर फरार होने लगे। तो पाक फौज ने दुश्मन के कई इलाकों में मौजूद चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसीलिए चविंडा के मकाम को भारतीय टैंक्स के लिए टैंक्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। वैसे तो भगोड़े भारतीय कहीं भी आ जाएं, हम चाय के साथ कब्रिस्तान की या शमशान घाट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी जंग में भारत के 100 से ज़्यादा जंगी जहाज़ नाज़रीन तबाह हुए, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 जहाज़ों का नुकसान हुआ। भारतीय अफवाज ने 17 दिन में 13 हमला किए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। और उस वक्त भी अमेरिका ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारी फ़ौजी इमदाद बंद कर दी और भारत का साथ दिया। लेकिन बकौल इकबाल अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज ही के दिन इब्लीस के नुमाइंदों की शिकस्त ने रहमानी क़ुव्वतों को एक बार फिर बावर करवा दिया कि दुश्मन चाहे कितना ही ताकत में क्यों ना हो, हक हमेशा गालिब आने के लिए है। मुझे फ़ख्र है नाज़रीन उस कौम का हिस्सा होने पर जिसने दुश्मन को लाहौर जिमखाने में नाश्ते के ख्वाब से 30 फैंटास्टिक का दिन दिखाया। वैसे भारत को तो अब चाय के कप से ही ना कपकपी चढ़ जाती होगी। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हमें चाय न पिलानी पड़े। अब हमारे आर्मी के जवान या हमारे समंदर के मुहाफ़िज़, वो लोग जो हर वक्त वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, उनकी ज़िंदगी नाज़रीन इतनी आसान नहीं होती है। पाकिस्तान नेवी के जवान नेवी सील कैसे बनते हैं, टीम ने उनके साथ एक दिन गुजारा है, दिखाती हूँ आप। 6 सितंबर ये वो दिन है जिस दिन भारतीय फौज ने ये प्लान बनाया कि वो पाकिस्तान में नाश्ता करेंगे, लेकिन उनके इस अज़ाइम को पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने खाक में मिला दिया। आज का दिन यौम दिफा का दिन है। आज का दिन अपने इन तमाम फोर्सेस की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज के दिन मैं इस वक्त नेवी के कमांडोज, SSG कमांडोज के दरमियान मौजूद हूँ। ये कमांडोज कैसे तैयार होते हैं, इन कमांडोज की तैयारी क्या होती है, ये आज हम आपको दिखाएंगे।
मुसाफिर खुदा ये लिबास पहन के तेरे काम गया। यूनिट सी के इस वक्त जो है वो वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे कमांडोज हैं जो कि इस वक्त वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस हवाले से, इस एक्सरसाइज के हवाले से मजीद भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस एक्सरसाइज के बारे में, वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली SSGNs की जो भी एक्टिविटी होती है उससे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज लाजमी। अच्छा, जी हाँ, सही। क्योंकि इससे इनके मसल्स इंटैक्ट रहते हैं और इसी तरह जब ट्रेनिंग एक्टिविटी कोई वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम इनको कूल डाउन भी करते हैं। अच्छा, तो सर इसमें रनिंग भी होती है, तो कितने किलोमीटर? अभी जो हमारा इवेंट है वो 4 माइल रन है। अच्छा, हाँ, ये हम सही। स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ से सही। ये गो होगा और इनका जो क्वालिफाइंग टाइम है वो 32 मिनट्स है। 32 मिनट्स है, ठीक है। तो इनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ये सुबह कब से उठे हुए हैं, इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, नहीं किया है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अली। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब से उठे हुए हैं? सुबह कब से कर रहे हैं? 5 बजे नमाज 5 के बजे? जी, नमाज के बाद पीटी होती है। नमाज के बाद जी। पीटी होती है। तो वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं, कितने किलोमीटर रनिंग है, ये सारा कुछ? सुबह मिनिमम तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर रनिंग होती है। अच्छा। और जुमे को सोमवार को होता है पैट होता है हमारा, पैट में तकरीबन 2 किलोमीटर रनिंग होती है। अच्छा। और उसके अलावा हर जुमे को होती है तकरीबन 4 माइल रनिंग होती है। तो थकन वकन नहीं होती इतनी अर्ली मॉर्निंग उठना और उसके बाद इतनी रनिंग? नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है, बंदा एडजस्ट हो जाता है। सकते हैं कि हमारे ये SSG कमांडोज जो हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल के ये मेहमान हैं और SSG कमांडोज हैं। इतनी दूर से ये रनिंग करते हुए आ रहे हैं और मैं इनको काफ़ी देर से देख रही हूँ। तो लेफ्टिनेंट नुमान से मैं पूछती हूँ, सर ये थक नहीं जाते हैं, इतनी देर से ये रनिंग कर रहे हैं? थकन तो देखें जी सबको होती है, हमें भी थकन होती है, बट एक विल पावर होती है जो लेके चल रही होती है एक सर्टेन पॉइंट से, जहाँ पे इंसान की थकावट बढ़ जाती है, जहाँ पे उसकी हिम्मत हार जाती है कि मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसकी विल पावर उसको आगे लेकर चलती तो है। सर कि मैंने ये करना है। रनिंग कर रहे हैं, थक भी जाते होंगे, बहुत सारे गिर जाते होंगे, ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करते हैं आप लोग? SOPs आर परमाउंट, जैसे आप देख सकती हैं कि एम्बुलेंस इनके पीछे पीछे चल रही है। ओके, अगर सही। खुदा न खास्ता इवेंट के दौरान कोई इवेंचुअलिटी या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कोई लड़का गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको उसी वक्त हम एम्बुलेंस में डालते हैं और उसको फर्स्ट एड के लिए ले जाते हैं। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि इनमें से कोई थक जाए तो उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से तो किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता ये पॉसिबल है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वाकई इनका स्केजुअल जो है, रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। और ये यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, कितनी थकन हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह थकन तो अभी तक हुई नहीं। थकन नहीं हो रही आपको? मैं सिर्फ आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे थकन हो रही है। आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं? बिल्कुल फिट फाट। और इनसे पूछते हैं, ये भाई आप क्या कर रहे हैं? ये पनिशमेंट होती है किसी भी गलती के वजह फ्रंट रूट कर रहा है। पनिशमेंट होती है? ठीक है। अच्छा, तो किस बात पे हुई है आपको पनिशमेंट? पनिशमेंट में लॉकर नंबर वाइज खड़ा नहीं हुआ था लाइन में, पीछे से सर ने बुलाया फिर पनिशमेंट। किस पे नहीं खड़े हुए थे भाई? लाइन में नहीं खड़ा हुआ था, पीछे से सर ने बुलाया कि आपका नंबर आ गया इस पर। अच्छा जी, चले जी, ये इनको पनिशमेंट हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक डिसिप्लिन भी होता है और दूसरी बात ये कि ये बैकबोन के लिए भी एक्सरसाइज होती है जो कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थ्रू आउट पूरा दिन इन SSG के साथ गुजारने के बाद इस वक्त हम ऑब्वियसली सी में मौजूद हैं। और अगर आप हमारे सराउंडिंग्स में देखें तो वहाँ पे जो है SSG कमांडोज मौजूद हैं और इनकी ये बोट है जो कि उल्टी हुई है और आप देखें इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अगर इनकी बोट उलट जाए तो ये इसको कैसे सीधा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है और ये एक बोट नहीं है, यहाँ पे सराउंडिंग में काफ़ी हमारे जो SSG कमांडोज हैं वो इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी टफ काम मुझे लगता है और वाकई SSG की जो ये ट्रेनिंग है इसको देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हमारी जो पाकिस्तान नेवी है वो पूरी दुनिया की जो नेवीज़ है, पूरी दुनिया की जो फोर्सेस हैं उनसे क्यों मुख्तलिफ है।
चढ़ता सूरज, सूरज की किरणें। तो आप देख सकते हैं कि लोग समंदर से डरते हैं, लेकिन समंदर इन एसएसजी कमांडोज से डरता है। ये है वो आज़म, ये है वो फेथ, ये है वो डिसिप्लिन, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी दुनिया की तमाम नेवीज से बहुत ज्यादा आगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान। सी फेज़ के एंड में ये एंड्योरेंस स्विमिंग है, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल। तो इसमें हम कोर्स को वेरी फर्स्ट लाइट पे हम समुंदर में उतारते हैं और उन्होंने मगरिब तक वापस आना होता है, अपना टाइम कवर करना होता है। ये 10 किलोमीटर जाते हैं और 10 किलोमीटर आते हैं। और ड्यूरिंग स्विमिंग ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं टच बैक पॉइंट पर, वहाँ पर हम इनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। तो ये कोर्स का सबसे आखिरी इवेंट होता है जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरे कोर्स के दौरान। अभी उसका इनसे मतलब एक किस्म का एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें अब ये होता है कि हम इनको टेरेन वाइज ट्रेन करते हैं। अगर सी के साथ हमने इनको ट्रेन किया तो हम उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या फूड यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है और ज़मीन पे आपको किस जगह टेरेन के मुताबिक कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये लॉबस्टर है, कबूतर है और मुर्गियाँ हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, क्योंकि होता है कि जब आप सर्वाइवल स्टार्ट तब होता है कि आप जब दुश्मन के इलाके में इंट्रूड कर जाते हैं, उसके बाद आपने वहाँ पे रहना है। कल जो आपको मिल सकते हैं जानवर, परिंदे, तो उनसे ये लोग अपनी एनर्जीज बहाल रखते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो खा लेते हैं ये शैलो वाटर में और पत्थरों में आसानी से मिल जाता है। और जब हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमने सर्वाइव करना हो, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसके दरमियान में गोश्त है, इसके ऊपर वाटर भी होता है, उसमें एनर्जी मिलती है, उससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी टांगें तोड़ते हैं, इसमें हमें पानी मिलता है, इसे फिर खोलते हैं, अंदर से इसमें प्रोटीन्स मिलती हैं, एनर्जी बहाल करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए। इसमें गोश्त होता है, वो ज़िंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी है, हमें प्रोटीन्स मुहैया करता है और हम 2 से 3 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है, इस वक्त आपको इस पानी में कोई नजर नहीं आ रहा है। आप इस पानी की तह को देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भी इस पानी में मौजूद नहीं है। मगर पाकिस्तान नेवी ये खासियत रखती है कि दुश्मन के समंदर में जाकर, समंदर की तह में बैठकर दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। अभी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे कि इसी स्विमिंग पूल से किस तरीके से हमारे एसएसजी के जो कमांडोज हैं वो नमूदार होंगे। आप देखें किस तरीके से एसएसजी का ये एहलकार इसी पानी से, जिसमें लग रहा था कि अभी कोई नहीं है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन डिसिप्लिन, बेहतरीन पैशन, बेहतरीन हौसला और बेहतरीन अज़्म। कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता था कि इस स्विमिंग पूल के अंदर एसएसजी के ये एहलकार मौजूद है। समंदर में ये जो हमारे एसएसजी है वो ऐसे ही नहीं ट्रेनिंग याफ्ता है, ऐसे ही नहीं जाके ये डाइव मारते हैं, ऐसे ही नहीं समंदर की मौजों से ये लड़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर इस स्विमिंग पूल में इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और आपको दिखाएंगे कि ये हाथ बांध कर भी स्विमिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई इनको बांध भी दे तो ये बंधे हाथों के साथ स्विमिंग कर सकें और फिर अपने हाथ भी खोल सकें। ये देखें किस तरह से ये डाइव मार रहे हैं। आप ये हाथ बांध के स्विमिंग कर रहे थे और मास्क भी आप लेकर आए, तो ये क्या ट्रेनिंग का, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? ये कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल जी, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है।
वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सील बटालियन पाकिस्तान नेवी एसएसजी कमांडोज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन पाकिस्तान नेवी ज़ुहैब नजम बेग साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फोर्सेस एंड स्पेशल फोर्सेस? अच्छा, रेगुलर फोर्स, हर फोर्स की जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रोल टास्क होते हैं, मिशंस होते हैं। इसी तरह जो एसएसजी जो नेवी है, ये पूरे पाकिस्तान नेवी से जो है वो लोग इसके लिए ख़ुद ऑप्ट करते हैं, विलफुली वॉलंटियर करते हैं। और वो जब हमारे पास आते हैं और आके फिर उनके जो है वो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्री ट्रेनिंग के कुछ रिक्विजिट टेस्ट होते हैं, उसमें फ़िज़िकल टेस्ट है उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जस्ट टू सर्टन के वो बंदा कितना इस ट्रेनिंग के लिए काबिल है, कैपेबल है या नहीं है। अब जब वो ये सारी चीज़ें वो करके पास करके वो सिलेक्ट होता है फॉर ट्रेनिंग, एंड देन जो है वो ही अंडरगोज फॉर ट्रेनिंग फॉर गुड अबाउट मोर देन 30 वीक्स। तो उस इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जो है वो अराउंड मोर देन 70% जो है ड्रॉप रेट होता है। अच्छा। तो वो जो बंदे पहले तो सिलेक्शन, इतनी बड़ी सिलेक्शन में से वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर वो ट्रेनिंग में जो है वो मज़ीद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। आप खुद सोचें कि जब एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो किस किस्म के लोग होंगे और वो क्या कुछ कर सकते होंगे। इस तरह के ऑपरेशंस में या ट्रेनिंग के दौरान जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? लाइक उनको फिर किसी ऑल्टरनेट जो है वो काम देते हैं या फिर उनके लिए क्या है आपका निज़ाम? अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान नेवी और इसी तरह एसएसजी नेवी जो है ये कोई भी अपना कोई डिसेबल जो है उस या कोई इस तरह कोई ट्रेनिंग के दौरान कोई बंदा डिसेबल होता है तो उसको वो पीछे नहीं छोड़ते डेफिनेटली। और लाइक एसएसजी और एसएसजी ख़ास तौर पे हम ट्रेनिंग में नॉर्मली अगर कोई छोटा मोटा कोई उसे कोई इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, वो तो रिकवर कर जाते हैं, या कोई परमानेंट अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी हुई है तो वो डेफिनेटली हम उसकी फैमिली का, उसकी खुद सेल्फ का वो हम जो है ना वो करते हैं। और इसकी एक मिसाल भी मैं कहूँगा, कोई एक 90s में जो है वो एक इसी तरह एक जवान था और वो जो है वो डिसेबल हो गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अच्छा। और उनकी बैकबोन का कोई इशू हो गया और वो बिल्कुल बेड पे हो गए और वो उनके लिए टिल हिज डेथ, यानी कि हमारी यूनिट ने जो है एसएसजी नेवी ने उसकी देखभाल की, उसकी फैमिली की देखभाल की। अच्छा सर, जिस तरीके से अब आप बात कर रहे हैं एसएसजी के हवाले से, तो एसएसजी ने कौन कौन से और बड़े ऑपरेशंस किए हैं और ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में बताएं। एसएसजी नेवी ने मोस्ट रिसेंटली अगर कहें तो पीसी गवादर का एक ऑपरेशन था, उसमें एसएसजी नेवी ने लीड रोल उसमें अदा किया। और इसी तरह उससे पहले अगर जाएं मेहरान ऑपरेशन में एसएसजी नेवी ने जो है वो टेररिस्ट को इसी तरह टेक डाउन किया। और इसी तरह बहुत सारे और आईबीओज़ हैं, वो शायद लोगों को पता नहीं चलते, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर वलीद तमगा बसालत। आप ये बताएंगे कि ये जो अभी आप ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, ये किस तरह की ट्रेनिंग है? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो रस्सी है ये भी ऊपर से नीचे आ रही है। इससे हम जो है डिफरेंट रिपेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मली जो रिपेलिंग की जाती है वो थ्रू हीलो की जाती है, लेकिन उससे पहले हम जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो रिपेलिंग टावर पे देते हैं। इंसर्शन मेथड्स हैं जिसमें फास्ट रोप है, सीट रोप है, लिजर्ट है और एप्सीलिंग है। हम इस टाइम पे आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे सीट रोप का और लिजर्ट रोप का। भाई आप इतना ब्रेवली, माशाल्लाह से आपने ये इतना ब्रेवली किया है। ये ट्रेनिंग किस पर्पस के लिए करते हैं आप? ये एक्चुअली हम करते हैं एक्चुअली इमरजेंसी, ये हमारा ट्रेनिंग पर्पस है और ये हमारी रूटीन है डेली की। डेली की रूटीन है? जी, हमारी डेली की रूटीन है।
ये तकरीबन ये जो रिपेलिंग टावर है, इसकी ये जो ऊंचाई है, इसकी क्या लेंथ होगी? ये 90 फीट है। 90 फीट है जी। देखें जी, ये इतना ब्रेव एक्ट पाकिस्तान नेवी के SSG कमांडोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फील होगा कि यहाँ पर पत्ते ही पत्ते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पत्ते नहीं हैं। एक्चुअल में इन पत्तों के अंदर ये सील है। ये पाकिस्तान नेवी SSG के स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स बेसिकली बेहतरीन मार्क्समैन, बेहतरीन निशानाबाज होते हैं, जो कि दुश्मन के इलाके में जाके अपने टारगेट को ढूंढते हैं, सरवाइव करते हैं। इंड्योरेंस उनकी लॉन्ग इंड्योरेंस होती है और फिर अपने टारगेट को अचीव करके बग़ैर डिटेक्ट हुए अपने एरिया में वापस आ जाते हैं। और ये जो आपको पत्ते या जो बेसिकली ये नेट है, ये कैमोफ्लाज के लिए है, आपको एज डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि एनिमी एरिया में जब अकॉर्डिंग टू टेरेन हम जो है स्नाइपर्स को कैमोफ्लाज अपने आप को करते हैं, उसके लिए ये डिफरेंट कैमोफ्लाज टेक्निक्स यूज़ होती हैं। करंटली हम जिस रेंज पे खड़े हैं ये 500 मीटर पे है, लेकिन जो हमारे स्नाइपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट को 1800 to 2000 तक जो है इंगेज करने की सलाहियत रखते हैं एक्यूरेटली। और इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे डेमोस्ट्रेशन 500 मीटर पे इंशाल्लाह। और बिल्कुल लेट्स सी कि ये कितनी रेंज है और किस तरह ये फायर करते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो स्नाइपर वेपन का फायर था और उसमें इतना टेरर था कि वाकई दुश्मन की चौकियां तो इन SSG कमांडोज के फायर से कांप उठती होंगी। ये एक और टेक्निक के थ्रू यहाँ पर फायरिंग रेंज में मौजूद हूँ। और ये क्या टेक्निक है? स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी, पाकिस्तान नेवी सील, जो कि हवा, समंदर और ज़मीन और पानी के नीचे चारों डोमेन्स में जो है ऑपरेट करते हैं। इस टाइम जो हम आपको टेक्निक्स दिखाएंगे उसमें सबसे होगी एडवांस एंगेजमेंट होगी और साथ साथ ट्रांजिशन ड्रिल होगी, जिसमें प्राइमरी वेपन से सेकेंडरी वेपन की तरफ शिफ्ट होना बताया जाएगा ड्यूरिंग कॉम्बैट। ठीक है सर, फिर ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो देखते हैं हम कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। छोटी गन्स तो आपने देखी, मशीन गन्स भी आपने देखी। अब इस रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछते हैं नेवी सील से। ये बताइए कि इस रॉकेट लॉन्चर के हवाले से कि रॉकेट लॉन्चर किस लिए यूज़ होता है और इसकी क्या स्पेशलिटी है? जी, ये दुश्मन की जो चौकियाँ उनको हिट करने के लिए यूज़ होता है और मूविंग जो गाड़ी हैं उसको और बड़े बंकर के जो होते हैं उसको हिट करने के लिए यूज़ होता है। नेवी सील्स के साथ हमने एक दिन गुजारा, उससे ये बात तो साबित हो गई कि शिकस्त का जो लफ्ज है वो इनके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नजरिए के पासबान है ये लोग, कायदे आजम के मुजाहिद हैं ये लोग, हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम, ये इन पे जचता है, ये इन पे सचता है। पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने